स्वागत है। सही बच्चे कुशल मंगल रहें। और दिल्ली की बात है तो दिल्ली में सही बच्चे जो भी हैं जो सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, सही बच्चों से मैं यही कहूँगा जितना हो सके घर में रहें। अभी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है, जितना हो सके घर में बैठ करके तैयारी करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें कि आपको हर चीज़ उपलब्ध होता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं एजुकेशन पॉइंट से। तीसरा चैप्टर है हमारा नाथसीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर याद है ना आप लोगों को? सही बच्चे बिल्कुल प्यार से देखेंगे कि हमारे सपोर्ट मटेरियल में क्या है 9th क्लास में, क्योंकि अभी बच्चों को वितरण नहीं किया गया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट मटेरियल, सहायक सामग्री। तो थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट को जरूर याद रखिएगा आप लोग कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, 1 नंबर का सवाल है ये। गौर से देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था ये तो आपने देख लिया। मुझे कमेंट में बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। कमेंट में बताइए मुझे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। तो जो प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ाई हुई थी वो 2 प्रमुख गुटों में लड़ा गया था। कितने? 2। एक तो था मित्र राष्ट्र, इधर देखिएगा, दूसरा था केंद्रीय शक्तियां। सपोर्ट मटेरियल का फर्स्ट पेज है, सही बच्चे गौर से देखेंगे इसको। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 में हुआ था और इसमें 2 गुट हुए थे। प्रथम मित्र राष्ट्र में था कौन सा? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये प्रथम वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। तो मुझे आज बताइए कमेंट में कि रूस का पुराना नाम क्या था? रूस का पुराना नाम क्या था? जल्दी बताइए कमेंट में मुझे। कमेंट बताइए कि रूस का पुराना नाम क्या था? रूस का पुराना नाम क्या था? बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। राजू भाई है, राजू यादव, साकिब है, आमिर है, दीपक है, प्रिंस है, अंकित पांडे जी हैं, अंकित है और शिवम भी है, डोली बेब्स है, हमारी प्यारी बेटी, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। पिंटू भी है और साकिब है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। खूब अच्छी तरीके से इसको ध्यान से देखिएगा कि कौन सा कब और कहाँ क्या हुआ था। चलिए, तो रूस का, क्योंकि रूस जब 1991 में ये, इससे पहले क्या कहलाता था? सोवियत संघ कहलाता था। क्या कहलाता था? सोवियत संघ कहलाता था। सोवियत संघ कहलाता था। इसमें से कितने देश निकले हुए थे? सोवियत संघ 1991 में टूट करके बिखर गया था, जिसमें से 15 देश निकले थे। याद रखिएगा कितने? 15 देश निकले हुए थे। चलिए, ये तो सही बच्चों को पता चल गया। अब बात करते हैं हम फ्रांस, ब्रिटेन, ये तो मित्र राष्ट्र में थे। अब केंद्रीय शक्तियां में जर्मनी, याद है आप लोगों को, है ना? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। और ये ऑस्ट्रिया आपको पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंसेस है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में। और तुर्की भी इसमें शामिल था। चलिए, इतना तो आपको पता चल गया। और प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो आपको इसमें ही पता चल गया हुआ है, 1918 में। तो इसमें भी 1918 जर्मनी की हार के साथ हुआ था। जर्मनी हार गई हुई थी, उसके कारण हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 1939 से 1945 में 2 प्रमुख गुटों में हुआ था। पहला मित्र राष्ट्र, जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए, मैंने अभी अभी आपको बोला था सोवियत संघ, इसको यूनियन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसमें 15 देश शामिल थे। सोवियत यूनियन उसको नाम दिया गया हुआ था और 1991 में टूट गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिएगा, धुरी शक्तियां, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था मित्र राष्ट्र के बीच और धुरी शक्तियों के बीच हुआ था। पहला मित्र शक्तियां और केंद्रीय शक्तियां के बीच में। तो धुरी शक्तियों में कौन कौन था? तो जर्मनी था, इटली था और जापान था। और मैं आपको एक सबसे खासियत बता दूं तो जापान वो ऐसा देश है, कहते हैं ना कि टूट करके बिखर गया हुआ, बिखरने के बाद उठता हुआ और दौड़ करके जीत हासिल करने वाला देश जापान है। कैसे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया था कि अमेरिका ने इस पे बमबारी किया हुआ था। कौन कौन से शहर पे? कमेंट में बताओगे कौन कौन से शहर पे किया हुआ था? हिरोशिमा,
हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी, नागासाकी याद रखिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम से हमला किया गया हुआ था, किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा, और उसे लाइव दिखाया गया था। जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया, वहां के लोग मरने चालू हो गए और उसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। और सबसे ज्यादा जो ताकतवर बन के उभरा था वो कौन बन रहा था? अमेरिका बन के उभरा था। जून 1919 में वर्साय की संधि में, देखिएगा इसमें, अब ये थोड़ा सा मैं और जूम करके बता देता हूं, चलिए आप लोगों को थोड़ा सा जूम कर दूं। चलिए ये देखिएगा, तो बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट में भी कर रहे हैं, 15 देश, प्रिंस, राजू, आमिर, दीपक, साकिब। चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अच्छा लगा और आप लोग कुछ सीखोगे भी। चलिए ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं और कुछ बताने का भी आपको प्रयास करूंगा कि इसमें और जो बच्चे कुछ जान नहीं पा रहे हैं उसको भी। जून 1919 में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्रों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी। अब देखिए ये मित्र राष्ट्र है जिनकी जीत हुई थी। किनकी जीत हुई थी? मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। आप देख सकते हैं 1945 में क्या हुआ था? दो प्रमुख पीछे लगाया गया था, 1947 1945। तो जापान के ऊपर क्या हुआ था? लगाया गया था, परमाणु बम गिराए गए थे। तो 1919 में क्या किया गया था? ये सारा का सारा, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो सारा का सारा इल्जाम किस पे लगाया गया था? कहां, किस पे लगाया गया था? याद रहेगा आपको, जर्मनी पे लगाया गया था। ओके, कंफर्म? देख लीजिएगा कब और वर्साय की संधि कब हस्ताक्षर हुआ था? 1 नंबर का सवाल 1919 में। कंफर्म है? सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। दूसरा पेज देखते हैं क्या कहता है। वर्साय की संधि में क्या क्या हुआ था, तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं हम बच्चों के लिए। चलिए सही बच्चों को एकदम क्लियर दिखाई देगा, मैं और जूम करके दिखा सकता हूं, तो रिफ्रेशिंग होने दीजिए। चलिए वर्साय की संधि, अब देखिएगा इसमें क्या क्या बदला था। सही बच्चों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, एकदम क्लियर। जब संधि हुई किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ, क्योंकि जर्मनी को ही क्या माना गया था? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना गया था। पहला युद्ध में हुई क्षति, क्षति का मतलब क्या होता है? सब बच्चों को याद होगा क्षति। चलिए के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। युद्ध अपराध बोधक, उसको छोड़िए, ये देखिए जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी गई थी। अब सेना भंग करने का अर्थ यही होता है कि उसके पास जो हथियारबंद लोग हैं उसको भंग कर देना, उनके पास कोई भी चीज नहीं रहना। सेना भंग कर दी गई थी। तीसरा, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया किनके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। याद रखिएगा सही बच्चों, अगर 1 नंबर का सवाल आ सकता है कि किस देश के ऊपर, किस देश के ऊपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था, तो वो था जर्मनी। चलिए अगला देखते हैं। निजी संसाधनों वाले राइनलैंड को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए जिनके पास ज्यादा संसाधन थे, ज्यादा, उसका नाम क्या था? राइनलैंड। इसको भी क्या किया? अपने कब्जे में कर लिया। किसने? मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में कर लिया। सही बच्चे लिखेंगे, बिल्कुल सही। आगे देखिएगा, जर्मनी के सारे उपनिवेश, 10% आबादी, देखिएगा 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार को मित्र राष्ट्रों ने अपने आपस में बांट लिया। यानी ये एक ऐसा संसाधन है जिसके जरिए किसी भी देश को मजबूती आ सकती है। सभी ने क्या किया? मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया, और आपस में बांटने के बाद इसके ऊपर जुर्माना तो लगा ही दिया हुआ था। कमजोर करने का ये तरीका था। अगला है वाइमर गणराज्य के बारे में बात करते हैं हम। वाइमर गणराज्य था क्या? चलिए ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके, और ये क्वेश्चन सवाल आ सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए ठंडी का मौसम है, दिल्ली में तो वैसे ही ठंडी कहर बरपा रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि बाहर निकले तो मास्क और टोपी जरूर पहन करके निकले। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूं। और सबसे ज्यादा इसको याद रखिएगा,
आगे देखते हैं क्या हुआ। चलिए वाइमर गणराज की बात करते हैं। तो वाइमर गणराज में वर्साय की संधि पर, अब देखिएगा वर्साय की संधि, संधि का मतलब क्या होता है कमेंट में बताएंगे। वर्साय की संधि के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज की स्थापना हुई, जिसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के पास आता ही आता है। तो देखिएगा वाइमर गणराज्य की स्थापना जिसमें क्या हुआ, समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिएगा कहां, तो जर्मनी में। चलिए वाइमर गणराज्य के समक्ष समस्याएं, अब कौन कौन सी समस्या है इसको उदाहरण करते हुए देखिएगा। पहला क्या कह रहा है, वाइमर गणराज्य ने ही वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इस अपमानजनक संधि के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया। उसी ने संधि किया, उसी को क्या क्या ठहराया गया, जिम्मेदार ठहराया गया था। दूसरा, वाइमर गणराज्य को युद्ध हर्जाना देना पड़ा। युद्ध हर्जाना, इसका अर्थ जाता है कि सीधा सीधा आप लोगों के कारण ही, तुम ही लोगों के कारण ही युद्ध हुआ है, और युद्ध में जितना खर्चा हुआ वो सारा का सारा आपको ही देना पड़ेगा। आर्थिक क्षति, वाइमर गणराज्य के समक्ष समस्याएं आ गई थी। तीसरा, वाइमर गणराज्य को अति मुद्रास्फीति, जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अति का मतलब होता है जब मुद्रास्फीति, जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, का भी सामना करना पड़ा था। आगे देखिए, थोड़ा और ऊपर में करके इस हेडिंग को ला दूं मैं, सभी बच्चे गौर से देखिए, जूम करके, जूम कर दिया हूं और जूम कर सकता हूं मैं इसको। चलिए एकदम ठीक से देखिएगा, है ना। तो चलिए आगे कह रहा है कि उन्हें नवंबर के अपराधी कह करके भी मजाक उड़ाया जाता था। किन्हें, वाइमर गणराज्य को। यह सवाल आता ही आता है, इसको जरूर आप लोग कर ले। नवंबर के अपराधी किसे कहा जाता है, नवंबर का अपराधी किसे कहा जाता है। चलिए, वाइमर गणराज्य को स्पार्किस्ट लीग के क्रांतिकारी विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। ये एक लीग थी जिनका सामना करना पड़ा था। बिल्कुल सही, देख सकते हैं आप। आगे देखिएगा, वाइमर गणराज्य को 1929 से 1932 को आर्थिक महामंदी और उससे औद्योगिक उत्पादन के घटने और बेरोजगारी बढ़ने की समस्या का भी सामना करना पड़ा था। बिल्कुल बात सही है। आज भारत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं औद्योगिक। बिहार, चलिए मैं बिहार से थोड़ा सा लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया हुआ है कि ठीक है ठीक है ठीक है, जुड़ते जाए हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। ओके भैया जी, पीडीएफ बड़ा कीजिए। अरे बड़ा कर रखा हूँ भाई, पिंटू भाई का सवाल था। यस भैया, चलिए बहुत अच्छा लगा। पीडीएफ और बड़ा कर देता हूँ मैं, अगर आप लोगों को लगता है कि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। चलिए इसको देखिएगा। हाँ चलिए दोबारा से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिया हूं, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा होगा सभी बच्चों को कि हाँ हमें सपोर्ट मटेरियल मिलने से पहले ही हमें सपोर्ट मटेरियल जानकारी मिल रही है। चलिए ये समझ सकते हैं। एक नंबर का ये भी सवाल आ सकता है, आर्थिक महामंदी और उससे औद्योगिक उत्पादन घटने। तो भारत में एक बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे औद्योगिक तो है ही नहीं, और बिहार सरकार से ही अनुरोध है कि उद्योग को बढ़ावा दीजिए कि बिहार के लोगों को किसी अन्य शहर में जाने की आवश्यकता ना पड़े। आपको शायद बिहार सरकार को इसकी जानकारी हो कि दिल्ली हो, चेन्नई हो, चाहे पंजाब हो, कहीं भी जब बिहार के मजदूर पलायन के लिए जाते हैं उनको हीन नज़रों से देखा जाता है। तो बिहार सरकार से अनुरोध है कि जितना हो सके बिहार के मजदूरों के लिए आप कुछ करें। बाकी आगे तो हम चैप्टर पढ़ा ही रहे हैं, बच्चे पढ़ ही रहे हैं, जागरूकता करना हमारा फर्ज है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अगला हेडिंग क्या कह रहा है, आगे आप देख सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा बड़ा करता हूं सभी बच्चों के लिए, छोटे छोटे देख सकते हैं, छोटे छोटे थोड़ा वो है तो बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको थोड़ा रिफ्रेशिंग है। और उपयुक्त कारणों से, बहुत सारे कारणों के कारण
लोगों का विश्वास वाइमर गणराज्य से उठ गया था। वाइमर गणराज्य से क्या होता है कि कभी कभी देखते नहीं कि लोग ज्यादा झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं तो उस पर से विश्वास उठ जाता है। इन्हीं कारणों से क्या हुआ था, वाइमर गणराज्य से क्या उठ गया था, विश्वास उठ गया था। क्या उठ गया था, वाइमर गणराज्य से विश्वास उठ गया था और वे एक इंतजार में थे जो उन्हें उनके दुखों से छुटकारा दिला सके। यानी कि वाइमर गणराज्य ने उनके साथ धोखाधड़ी की और उससे विश्वास उठ गया और कोई न कोई आने वाला था जिससे उनको छुटकारा, उनके दुखों से छुटकारा मिल सके। ऐसे ही 1915 की बात हुई। 1915 तक लोगों का विश्वास उठ चुका था कि भारत में ऐसा विश्वास था कि हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। तो 1915 में किनकी एंट्री हुई भारत में, वो गांधी जी की हुई थी। याद रखिएगा, गांधी जी की हुई थी। तो लोगों में क्या था कि दुख से छुटकारा मिलाने के लिए, तो सबसे पहले वो कहां गए थे आपको पता ही है, चंपारण, मेरे गांव गए हुए थे। तो इस पृथ्वी के हिटलर का उदय हुआ था, हिटलर का उदय। यानी कि इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए किसका उदय हुआ था, हिटलर का। अगर एक नंबर का सवाल आ सकता है कि वाइमर गणराज्य से उठाया गया जो उठ गया, जो विश्वास उठ गया हुआ था, उनसे उनको छुटकारा दिलाने के लिए किसका उदय हुआ था, तो हिटलर का हुआ था। किसका हुआ था, हिटलर का उदय हुआ था 1904। चलिए, हिटलर का उदय और पतन, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि हिटलर का उदय और पतन कब हुआ था। सही बच्चों ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, तो उनको पता होगा कि आगे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। चलिए, 1889 में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। एक नंबर का सवाल, सही बच्चे ध्यान से पढ़े, हिटलर का जन्म कब हुआ, 1889 में। कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म उसने, ये देखिएगा थोड़ा सा, हिटलर का जन्म हुआ था कहां, ऑस्ट्रिया में। उसने जर्मनी की सेना में शामिल होकर बहादुरी के लिए कुछ तमगे भी हासिल किए थे। हिटलर के बारे में बताया जा रहा है, बिल्कुल गौर से इसको देखें और लिखें। कहां पैदा हुआ, ऑस्ट्रिया में। उसने जर्मनी की सेना में क्या किया, शामिल हुआ, बहादुरी के लिए उसके तमगे ही मिले। जैसे हमारे देश के सिपाही क्या करते हैं, सिपाही में भर्ती होते हैं और देश के लिए अपना योगदान देते हैं, तो उसको तमगे दिया जाता है। वैसे ही तमगे भी हासिल किए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था ये सब। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसको कहते हैं हिंदी में जर्मन वर्कर्स पार्टी, का प्रमुख बना कौन, हिटलर। बाद में यही पार्टी नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। एक नंबर का सवाल है कि जर्मन वर्कर्स, याद रखिएगा, जर्मन वर्कर्स पार्टी का दूसरा नाम क्या है, तो नाजी पार्टी। याद रखिएगा, नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। आगे देखिए, 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। एक नंबर का सवाल आ सकता है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, तो ये रहा हमारा आंसर। टिक मारिए एकदम से एक नंबर के सवाल में, क्योंकि 9th वाले पास होना बिल्कुल जरूरी है। सीबीएसई चाहे किसी भी राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है कि 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अध्यादेश, ये क्या है, अध्यादेश, अग्नि अध्यादेश, फायर डिग्री। अग्नि का मतलब क्या होता है, आग। अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के द्वारा अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने के आदि जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित तत्काल के लिए निलंबित कर दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा घिनौना काम था। आप इसको गौर से देखिए, आपको पता चलेगा। यानी कि 28 फरवरी 1933 को क्या हुआ कि एक अग्नि अध्यादेश जारी किया गया हुआ था। इसमें किसकी अभिव्यक्ति, प्रेस की अभिव्यक्ति, सभा करने की अभिव्यक्ति, आजादी, नागरिक अधिकारों के अनिश्चितकाल के लिए क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया था। आप ये सब कर ही नहीं सकते हो। जैसे अगर किसी देश में, जैसे भारत ही समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे, भारत में आपातकाल लागू हो जाता है तो 3 व्यक्ति एक साथ खड़ा होकर के बात नहीं कर सकते हैं, सेम टू सेम वैसे ही। और वहां पे एक प्रेस की बात करते हैं तो तानाशाह के जरिए, जैसे कि जो सरकार बनी हुई है, जो चीज शासन कर रही है, जो व्यक्ति शासन कर रहा है, उसके खिलाफ आप बोलोगे तो आपको सजा मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं, 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। पारित करने का मतलब होता है, क्या होता है, कमेंट में बताएं, पारित करने का मतलब
पास कर देना बिल, है ना। इन कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के द्वारा शासन करने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। यानी ये जो काम इसने किया, आजादी पर बैन लगा दिया, प्रेस पर बैन लगा दिया, सभा पर बैन लगा दिया, अधिकार पर बैन लगा दिया, यानी यहां पे सीधा कह रहा है कि हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेश के द्वारा शासन करने के लिए निरंकुश अधिकार प्रदान कर, यानी कि सीधा सीधा वो क्या कर दिया, प्रदान ही कर दिया कि आप इस कानून के जरिए इन सबको हटाने के बाद आप शासन कर सकते हैं। बताइए कितना घिनौना काम है। आगे निरंकुश कर दिया, प्रदान कर दिया, और इस प्रकार जर्मनी में तानाशाही की स्थापना हो गई। आपको पता ही होना चाहिए वही हिटलर है, कितने लाख, कम से कम 70 लाख। ये तो सिर्फ और सिर्फ किताबों में बताया जा चुका है, अनगिनत जो सच्चाई है वो तो किसी को हकीकत पता नहीं है। इतने लोगों को, यहूदियों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। अगला 1933 में लीग ऑफ नेशन ने से जर्मनी को बाहर कर लिया। 1 नंबर का सवाल है ये, लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को बाहर कब किया गया? तो 1933 में। चले बिल्कुल सही। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया गया, वही राइनलैंड जिनके पास सबसे ज्यादा संसाधन था। 1 नंबर का सवाल है ये। 1936 राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कब किया गया? 1936 में। एक साम्राज्य एक नेता के नारे आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। 1 नंबर का ये भी सवाल है कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कब मिलाया गया? तो 1938 में। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया इसको क्या कर लिया गया? जर्मनी में मिला लिया गया। किस नारे के तहत? एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे से उसको जर्मनी में शामिल कर लिया गया। सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल यह है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का कारण। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का कारण, यानी कि यहां सीधा कह रहा है कि सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया गया और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। चलिए ये चीज बिल्कुल क्लियर है। चलिए थोड़ा आगे ऊपर करते हैं हम बच्चों को बिल्कुल क्लियर दिखाने के लिए। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो बताएं मुझे कमेंट में। बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा हो तो जरूर बताएं। चलिए थोड़ा सा और बच्चों की मांग है कि थोड़ा सा और बड़ा करूं मैं। चलिए अब क्लियर दिख रहा होगा बच्चों को। अब देख सकते हैं आप, यानी पोलैंड में हमला किया। उसके बाद सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। कौन सी? त्रिपक्षीय संधि हुई। कब हुआ था त्रिपक्षीय संधि? कब हुआ था? तो 1940 में। किनके बीच हुआ था? तो जर्मनी, इटली, जापान के बीच हुआ था संधि। और ये देश धुरी शक्तियों के नाम से जाने गए। अभी अभी आपने देखा था कि धुरी शक्तियों के नाम से जाने गए थे। चलिए बिल्कुल गौर से आप देख सकते हैं। अगला, मित्र राष्ट्रों में कौन से हैं? तो राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, यहां पे थोड़ा सा गलती है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन आदि थे। याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि हिटलर द्वारा 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया गया था। 1 नंबर का सवाल है कि हिटलर के द्वारा सोवियत यूनियन पर कब हमला किया गया था? तो 1941 में। मई 1945 में जर्मनी की हार और हिटलर का पतन। पतन का मतलब कमेंट में जरूर बताएं आप लोग, पतन का मतलब क्या होता है? चलिए मैं देख रहा हूं। पतन का मतलब होता है खात्मा। पतन का मतलब क्या होता है? खात्मा होता है। पतन का मतलब क्या होता है दोस्तों? खात्मा होता है। बिल्कुल सही, पतन का मतलब खात्मा। तो किसका खात्मा हुआ था? हिटलर का खात्मा हो गया था। चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मैं। अब ये आखिरी चीज बचा हुआ है, इसको गौर से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी घटनाएं कब हुई थी। और सभी बच्चे 1-1 नंबर का सवाल जरूर अपनी कॉपी में लिख लें, चाहे वो एसएससी वाले हो या बच्चे हो 9th के, कोई भी जरूर। आगे कह रहा है
कि अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा, एक नंबर का सवाल यह भी आ सकता है, अमेरिका द्वारा जापान पर किस महीने में हमला किया गया था? किस महीने में? ये तो सबको पता चलेगा कि कौन सा सन था, लेकिन महीना कौन सा था? अगस्त था। और मैंने आपको बताया था हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम, जिसे हम नाभिकीय बम भी कह सकते हैं, बम गिराया जाना और जापान की हार हो गई, और जापान की हार के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और मित्र राष्ट्र विजयी हो गए। गौर से इसको देख सकते हैं आप, मित्र राष्ट्र की विजय हुई जिसमें अमेरिका सबसे ऊपर उभर करके आया। चलिए थोड़ा और ऊपर करते हैं, या तो फिर अगला पेज होगा। बिल्कुल सही, अगला पेज पे हम आते हैं कि अगला पेज क्या कह रहा है इसका। जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण क्या थे? क्योंकि हिटलर कहां का था? कमेंट में बताएं बच्चे, हिटलर कहां का था? थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, बच्चों को क्लियर दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं बच्चों की सुविधा के लिए इसको क्लियर करता हूं। अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है सही बच्चों को? चलिए, जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण, यह सवाल बिल्कुल ही 3 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। सही बच्चे इसको गौर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो समझ सकते हैं। जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण, ये देखिए ये एक सवाल बन करके उभरता है सही बच्चे, है ना। सबसे पहला, वर्साय की संधि की शर्तें, आर्थिक महामंदी चल रही थी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा थी, सर्वहाराकरण का भय था कि सब हम हार जाएंगे, है ना। नाथसी प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा का मतलब उनकी चाल, आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट के कारण भी था। फूट हो रहा था कौन? आमूल परिवर्तनवादी, जिसे रेडिकल्स कह सकते हैं, परिवर्तनवाद कह सकते हैं, और समाजवादियों के बीच में आपस में क्या चल रहा था? लड़ाई चल रहा था। वाइमर रिपब्लिक की कमजोरियों के कारण, क्योंकि जो रिपब्लिक हो चुका था उसमें कमजोरी आ चुकी थी। ये जरूर आप लोग याद कर रखें, क्योंकि ये सवाल आ सकता है कि जर्मनी में हिटलर के उदय के क्या क्या कारण हो सकते हैं। डिट्टो ऐसे ही आप अगर बना दोगे तो आपको नंबर फुल टू फुल मिल सकता है। कंफर्म? चलिए थोड़ा सा और ऊपर इसको करते हैं। नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा ऊपर। चलिए हाँ, सभी बच्चे देख लेंगे। हाँ, नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं सभी भाइयों के लिए, और इसको लिख करके लाएं और लिखे भी, जिससे आपका प्रिपरेशन जारी रहेगा। हो सकता है कि किसी किसी बच्चे ने किताब ना पढ़ी हो, उनके लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और बढ़िया रहता है। नाजियों के विश्व के दृष्टिकोण क्या था? तो सबसे पहले नस्लीय श्रेष्ठता। आपको शायद पता हो कि जो हिटलर ने क्या किया था कि सर्वश्रेष्ठ, जो ऐसे भारत में चल रहा है सब कहते हैं, लेकिन आज के समय में 21वीं सदी में ये बिल्कुल ही गलत है। जाति के प्रभाव से हमें क्या होना है? अलग होना है, हमें शिक्षित होना है। क्या होना है? शिक्षित होना है। तो हिटलर ने क्या किया था? अच्छी जाति के लिए अच्छा प्रावधान और छोटी जाति को मारना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें यहूदी शामिल थे। उसने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया था और अच्छी जातियों को आगे बढ़ाया था इसी कारण से। तो चलिएगा, नाजियों का क्या था? क्योंकि नाजी उसी की पार्टी थी। किसकी पार्टी थी? तो हिटलर की। नस्लीय श्रेष्ठता, शुद्ध और नाडिक आर्यों का समाज उसने किया था। यानी वो चाहता था कि सभी के सभी हष्ट पुष्ट यानी तंदुरुस्त और शक्तिशाली हो और उनका ही राज इस दुनिया पर हो। यानी वो चाहता था कि जर्मनी को सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए। अगला, जीवन परिधि, जिसे लेबेंस ट्राउम, अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना। 1 नंबर का सवाल इसमें भी आ सकता है, लेबेंस ट्राउम का मतलब क्या है? तो अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना। बिल्कुल सही। चलिए इसमें देखते हैं आप आगे क्या। नस्ली कल्पना, लोक यानी यूटोपिया या यूटोपिया कह सकते हो, यूटोपिया। उसने क्या किया था कि अपने नस्ल के लिए ही सबसे ज्यादा एक देश का नाम सोच रखा था, इसका यूटोपिया था। सक्षम नेतृत्व। अब आप ये याद रखिए कि आज जैसे हमारे भारत में
मोदी जी एक बार कह देते हैं जय श्री राम, लाखों नहीं करोड़ों लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं। और यही यही नेतृत्व सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। अगर वो नेतृत्व अच्छा नहीं कर पाता है तो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग टिक नहीं पाते हैं। तो वो सक्षम नेतृत्व करता था। नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप। क्या होता है? लीडरशिप होता है। लीडरशिप होता है कि कैसे हम लोगों को अपने बातों से आकर्षित कर सके। राष्ट्रीय समाजवाद का उदय करना चाहता था वो। ये चीज सबसे मेन है। दो सवाल है आपके प्रति, नाजियों का विश्व प्रति दृष्टिकोण क्या है। आगे पूछ सकता है कि नाजियों ने विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा था। चलिए इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आगे क्या क्या है। पहले इरेज कर दूं मैं। अगर नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, ओहो, जैसे आज भारत में युवाओं की जो स्थिति है, आज बताइए, अगर मेरा वीडियो अगर हमारे देश के लीडरों के पास अगर पहुंच रहा है तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितना हो सके यूथ के लिए, हमारे युवाओं के लिए, भारत के युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करें। रोजगार उत्पन्न कीजिएगा तो देश में लोग विकास का स्तर अपनाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी? स्थिति का मतलब वो समय क्या था, वो क्या करना चाहते थे। पहला, जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। उदाहरण के तौर पे हमारा भारत जब किसके खिलाफ चल रहा, कब तक चल रहा था, आप लगा लीजिए कि भारत में जब 4 वर्ण थे, जब वर्ण थे, वर्णों के आधार पर, उदाहरण 4 वर्ण कौन कौन से थे आपको पता ही है। और हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, BR अंबेडकर जी, इन्हीं स्थितियों में पढ़ाई किया था। और वो हमारे देश के संविधान के निर्माता भी कहला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मन और यहूदी के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। सेम टू सेम हमारे भीमराव जी के साथ भी हुआ था। एक बार जय भीम लिख दे कमेंट में, सही बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं जय भीम जरूर लिख दे। तो उन्हीं के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो भी क्या होता कि क्लास में बाबा भीमराव अम्बेडकर कभी भी डेस्क पे नहीं बैठे हुए थे। सेम टू सेम वही हालत था। जिप्सियों शारीरिक रूप से असक्षम, असक्षम का मतलब क्या होता है? विकलांग, विकलांग, इसका मतलब यह होता है। तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ यह था कि भीमराव जी को, हमारे बाबा साहेब को पढ़ाया तो गया लेकिन कक्षा के बाहर। जर्मनी में ऐसा नहीं था, उनको स्कूल से ही निकाल दिया था। आगे चलिए, ये पेज खत्म हो गया, आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं मैं। सही बच्चों को अगर दिखाए तो दिखाई दे तो हाँ करिएगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा तभी। सही बच्चे, चलिए। अब ये कहाँ की बात आ गई? ये बात आ जाती है हमारी जर्मनी की। जैसे भारत में जो घटनाएं घटी थी बिल्कुल सेम, उससे भी ज्यादा खराब परिस्थिति वहां पे घटी हुई थी। तीसरा, स्कूली पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया जहां नस्लीय भेदभाव को, यहां पे देखिएगा, ये CBSE वाले हैं साहब, गलतियां कर देते हैं। जहां नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। अगर हम बात करते हैं तो भारत के पुराने समय की, तो यहां पे भी नस्लीय भेदभाव था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में था ना? हाँ या ना में कमेंट जरूर बताएं। आगे देखिएगा।
10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोंक में दाखिल करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था। बिल्कुल सही, यहां पे तो मैं मानूंगा कि हाँ, 1 नंबर का सवाल क्या, युगफोंक क्या था, तो एक युवा संगठन था। कहां का था, तो जर्मनी का था। कहां का था, जर्मनी का था। ये सवाल आ सकता है। अगला देखिएगा, 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर, आप देख सकते हैं थोड़ी गलतियां होती है, सीबीएसई वाले हैं। हिटलर यूथ, हिटलर यूथ, हिटलर यूथ की सदस्यता, हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई थी। 1 नंबर का सवाल यह भी आ सकता था कि सभी लड़कों को कितने साल की उम्र में हिटलर यूथ की सदस्यता प्राप्त करनी है, अनिवार्य था, तो 14 साल की उम्र में। ये दो सवाल 1 नंबर का। 10 साल की उम्र में उनको क्या पढ़ाया जाता था, दाखिल करा दिया जाता था, युगफोंक में। हाँ, एक युवा संगठन था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को क्या करता था, हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी होती थी। कितने, हिटलर यूथ की सदस्यता। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका, महिलाओं की स्थिति। इस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या थी। यहाँ पे ना गजब गजब सवाल आते हैं वहाँ पे। थोड़ा सा मैं किताब में से बता देता हूँ। बहुत फनी है कि अच्छे बच्चा पैदा करने वालों को हर जगह छूट दी जाती थी, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, सिनेमा घर हो, या रेल की यात्रा हो, यात्रा पे सब कुछ में छूट दिया। लेकिन जो औरतें अपंग, शारीरिक असक्षमता वाले बच्चों को पैदा करती थी, उनको दंडित किया जाता था। उनके बाल तक, समझिए, बाल तक उड़ा दिए जाते थे। तो देखिएगा महिलाओं की स्थिति क्या थी। लड़कियों को अच्छी माँ हो, देखिए, अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले, रक्त का मतलब क्या होता है, खून होता है, अच्छी रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य माना जाता, बताया जाता था। क्या ये हिटलर ने ना एक ऐसी अवस्था लागू किया, ऐसी अवस्था चालू किया, जिसमें समझ लिया अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए उसने बहुत अच्छी काम किया। लेकिन उनका प्रथम कर्तव्य क्या था, अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना। मानना पड़ेगा हिटलर जी, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना और यहूदियों से दूर रहना। जैसे आज के समय में हमारे भारत में ऊंची जाति के लोग करते हैं, जान से मार देते हैं। ये सच्चाई है भारत की। भारत में समानता तो है, लेकिन सिर्फ कहने पर। लेकिन अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों पे अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आज भी समानता ठीक से मौजूद नहीं है। वहाँ पे ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए कि नीची जाति का लड़का और ऊंची जाति की लड़की से अगर मोहब्बत हो भी जाती है ना, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाती है। या तो फिर उनको जान से मार दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है। यहीं पे वैसा ही है। यहाँ पे था कि यहूदियों के साथ नहीं रहना था, उनसे दूर रहना था। और नात्सी, देखिएगा, बच्चों का नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। और 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। 1933 में क्या कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। आगे देखिएगा, थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं, जो बताया वो सही। बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले कि क्या क्या घटनाएं घटी थी। नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, यानी देखिए, दुकानों में ज्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट, अस्पताल में विशेष सुविधा दी जाती थी, दुकानों में ज्यादा छूट दी जाती थी, थिएटर
थिएटर में बताइए, रेलगाड़ी के सस्ते टिकट मिलते थे, ज्यादा बच्चा पैदा, ज्यादा बच्चा। अब देखिएगा, आज भारत में अशिक्षित एरिया में आप चले जाएं, वहां आप देखिए तो एक घर में 10 बच्चे 15 बच्चे मौजूद होते हैं। लेकिन इस समय में, लेकिन लोग अब शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यहां देखिए ना, और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के तमगे दिए जाते थे। यानी देखिए, भारत में ऐसा अगर हो जाए, क्या से क्या हो जाएगा। यानी उस समय हिटलर ऐसा व्यक्ति था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली औरतों को सम्मानित करता था, तमगा दे करके, यहां लगा करके। सोचिए, आगे देखिएगा, लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। हाँ, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर मुंह कालिक, ओहो, वो पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जेल बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। अभी मैंने जिक्र किया था, जो देखिए आपको सामने दिख रहा है, ये किताबों के अंदर है और ऐसा घटित हुआ है। कहां? जर्मनी में। जर्मनी में ऐसा घटित हुआ है। असर पड़ता है सर, असर पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको समझ में ना, इतना समझाने के बाद भी बच्चों को, तो कोई नहीं, दोबारा जरूर वीडियो को देखें। नाज़ी प्रोपोगेंडा क्या था? चलिए इसको अगले पेज में हम देखते हैं कि नाज़ी प्रोपोगेंडा क्या था। नाज़ी प्रोपोगेंडा थोड़ा सा जूम कर देता हूं। चलिए, नाज़ी प्रोपेगेंडा, चलिए थोड़ा सा और साफ हो जाए कि बच्चे बिल्कुल सही। नाज़ी प्रोपेगेंडा ये समाज को समझाने के लिए ना बहुत अच्छा चैप्टर है, कि समाज को शिक्षित कर सकें, जिसमें हमारा भारतीय समाज शिक्षित हो जाए। हिटलर ने क्या किया, इसीलिए कहते हैं बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि आगे चल के वही समाज का निर्माण करते हैं। और किस समाज का? तो अच्छे समाज का। जब शिक्षित रहेंगे तभी वो अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। अच्छा बुरा गलत सही सबका वो उनके मन सोच रहेगा। जब किताब पढ़ेंगे तभी तो। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वीडियो देख लें, उनके अंदर इस चीज की ज्ञानता आ जाएगी। देखिएगा जरा इसको, नाज़ी प्रोपेगेंडा। नाज़ी प्रोपेगेंडा, इसको गौर से देखिए। नाज़ी प्रोपेगेंडा क्या है? सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष प्रकार के शब्दों का चयन, जैसे अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में किया जाता था। क्योंकि हिटलर ने ना करीब 70 लाख यहूदियों को क्या किया था? जान से मारा था। तो क्या किया था? यूथनेजिया, विकलांगों के लिए आदि। यानी देखिएगा इसमें यूथनेजिया एक शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। हाँ, इवैक्यूएशन, खाली कराना का अर्थ था लोगों का गैस चैम्बरों में ले जाना। अब देखिए, यानी कि अब इतने लाख लोगों को अगर हिटलर मारता था तो कहाँ मारता था? गैस चैम्बर में। एक साथ ले जाता था, सभी लोगों को उसमें रख देता था, जहरीली गैस उत्पादन कर देता था और सभी लोग मर जाते थे। वो कौन लोग थे? तो यहूदी थे। कौन लोग थे? यहूदी। यहूदी लोगों को मारना था। हाँ, परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश करना, यानी उन्होंने उनको गलत छवि भी दे दिया। और प्रचार, फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया। जैसे आज भारत में घटना घटित हो रही है, दो समुदायों के बीच ऐसी घटना हो रही है जो कि जर्मनी में पहले ही घटित हो चुकी थी, लेकिन उनका अंत भी बिल्कुल खतरनाक हुआ। उनका भारत में भी उनका अंत बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जो इस प्रोपोगेंडा को चला रहे हैं, जो भारत में दो समाज को आपस में लड़ा रहे हैं, उनका भी वही हाल होगा जो जर्मनी में हुआ था। देखिए किसके जरिए? फिल्मों के जरिए। हाँ, यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया गया। आगे कह रहा है कि द इटर्नल ज्यू इस तहत की सबसे कुख्यात फिल्म थी। एक नंबर का सवाल है, द इटर्नल ज्यू, ये कुख्यात फिल्म है।
इटर्नल फिल्म देखिएगा इसको, कुख्याति, कुख्यात का मतलब क्या है? इंग्लिश में फेमस कह सकते हो, हिंदी में कुख्यात कह सकते हो। अगला है नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, पोस्टरों, आकर्षक नारों इत्यादि का भी उपाय किया गया था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ नात्सी लोग ही सबसे बड़े हैं, वही सबसे अच्छे हैं, ये किसमें दिखाया गया? तस्वीरों में, फिल्मों में, पोस्टरों में आकर्षक नारे भी लगाए गए, नात्सी जिंदाबाद, वही सब कुछ है, यही दिखाया गया था। शासन के लिए, अगला हेडिंग कह रहा है कि शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का भी उपयोग किया गया था। आज मीडिया का जो भारत में गलत उपयोग हो रहा है वो सोशल मीडिया के तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन वहां पे पूरी मीडिया सिर्फ और सिर्फ क्या चाहती थी कि नात्सियों का सबसे बड़ा योगदान हो और सबसे बड़े वही रहे। तो वहां पे क्या हुआ था? दृष्टिकोण को फैलाने के लिए किसकी? नात्सी विश्व दृष्टिकोण, मीडिया का उपयोग किया गया हुआ था कि हम सबसे बड़े हैं। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज करके आगे देखते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये सपना था, लेकिन सपना नहीं, ये जर्मनी के लिए हकीकत था। जर्मनी के लिए हकीकत था जिससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ये जो सवाल आ रहे हैं इसको मैं जूम नहीं, छोटा कर देता हूं, सबको दिख नहीं रहा होगा, किसी को दिख नहीं रहा होगा, किंतु जब मैं इसको बड़ा करूंगा अगली वीडियो में। ये तो रहा हमारा इस चैप्टर को समझने का तरीका, कैसे हमने इस चैप्टर को समझा। किंतु इसके नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखें। इसमें क्या क्या पता चलता है, सिर्फ पढ़ लेने से उसको नहीं, उसको समझना बहुत आवश्यक है कि जर्मनी में कौन कौन सी घटना हुई थी, कब हुई थी, और उस घटना के तहत हमें क्या जानकारी मिल रही है, हमें क्या जानकारी मिल रही है। और जितना हो सके इसको ना कन्वर्ट करके भारत पे देखिए कि क्या गलत क्या सही हो रहा है, इससे आपको शिक्षित होने का मौका मिलेगा। आज एजुकेशन पॉइंट में मैं आपको इतना ही दूंगा। अगला वीडियो जो सवाल और जवाब का है, सबसे ज्यादा खासतौर पे 9th वाले बच्चों के लिए ये सबसे मेन रहेगा, और उन बच्चों को पता चलेगा कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। अभी इसमें जितना सवाल मैंने बताया उसको तो घर से करके ही लाएं जरूर, लेकिन आगे कौन कौन से सवाल अभी बाकी हैं उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, आए और देखें कि क्या क्या समझ में आता है। एजुकेशन पॉइंट में इतना ही। अगली बार अगली वीडियो में आपको मिलूंगा मैं सवाल का जवाब करते हुए, क्वेश्चन आंसर करते हुए। चलिए धन्यवाद। कितना लोग